एक मिनट। मैं सगो बर्वे मार्गमनपा माध्यमिक में कार्यरत हूँ। तो आज हम लोग 9वीं कक्षा का विषय भूगोल इस विषय के बारे में अध्ययन करें। तो व्यापार, आप लोगों ने पहले व्यापार इस लेसन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो इसका ये दूसरा पार्ट है। तो व्यापार यानी क्या, आप लोगों को सर ने पढ़ाया होगा। व्यापार यानी क्या, जैसे ग्राहक विक्रेता वस्तुओं का लेन देन करते हैं, इसको ही व्यापार कहते हैं। तो लेन देन यानी क्या, ग्राहक वस्तु को खरीदता है और विक्रेता वस्तु को बेचता है। तो ये दोनों क्रियाएं जो रहती है उसको ही व्यापार कहा जाता है। तो व्यापार दो प्रकार के होते हैं, एक है देशांतर्गत व्यापार और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो देशांतर्गत व्यापार यानी क्या, जो कि देश के अंतर्गत चलने वाला व्यापार। तो एक ही देश में विभिन्न प्रदेशों के बीच यह व्यापार होता है, यानी देश एक ही होता है लेकिन उसमें जो अलग अलग प्रदेश रहते हैं तो उसमें जो व्यापार किया जाता है उसको यानी देशांतर्गत व्यापार कहा जाता है। तो दूसरा आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी क्या, तो एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाले वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, वस्तुओं का या सेवाओं का लेन देन करता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ग्राहक और विक्रेता इन दोनों के बीच में होता है व्यापार, उसी प्रकार से देशों यानी एक देश का दूसरे देश के साथ होता है, उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे देश अंतर्गत व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दो व्यापार के प्रकार हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक संगठन, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो रहते हैं तो इनको चलाने के लिए एक संगठना बनाई जाती है। तो ये संगठना का कार्य क्या रहता है, यानी ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक संगठन जो है तो ये क्यों बनाई जाती है, इसकी जरूरत क्या है, तो इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया स्थानीय स्वरूप के व्यापार की अपेक्षा कठिन होती है। जैसे कि हम लोग स्थानीय लेवल पर देखेंगे तो यानी हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया जो रहती है वो थोड़ी कठिन रहती है। यह व्यापार दो अथवा दो से अधिक देशों के बीच होता है, यानी एक देश के साथ नहीं बल्कि एक से अधिक देशों के साथ ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है या व्यापारिक संगठन होता है। इस व्यापार पर देशों की अर्थव्यवस्था, नीतियां, बाजार केंद्र, कानून, न्याय व्यवस्था, मुद्रा, भाषा आदि घटकों का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देशों के बीच आपसी राजनीतिक संबंधों का भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। तो देख सकते हैं आप लोग, यानी राजनीतिक संबंध यानी ये भी महत्वपूर्ण होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालने के लिए। कभी कभी व्यापार प्रक्रिया में रुकावटों के कारण आपसी देशों के बीच परस्पर संबंध व समझौतों पर भी विपरीत परिणाम पड़ता है। यानी ये व्यापार रुकावटों के कारण, यानी कभी कभी यानी व्यापार प्रक्रिया में रुकावटें आ जाती है। रुकावटें यानी क्या, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम वो नेचुरल रहे या कृत्रिम या अकृत्रिम रहे, या वैसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो यानी इस पर विपरीत परिणाम पड़ता है। यह टालने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं व्यापार संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ये अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन बनाए गए हैं।
तो आर्थिक स्थिति अलग अलग होने के बाद भी व्यापार की प्रक्रिया सरल तथा न्यायपूर्ण हो, इसके लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की निर्मित हुई है। तो देखो, यानी हर राष्ट्र की स्थिति जो है एक जैसी नहीं है, एक समान नहीं है। तो कोई राष्ट्र गरीब है, कोई यानी आर्थिक स्तर पर बहुत प्रबल है। तो यानी दोनों में बहुत डिफरेंट दिखाई देता है। तो यानी इसमें व्यापार के समय कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके लिए यानी इस अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन का निर्माण किया गया है। यह व्यापारिक संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि और सुलभता के लिए कार्य करते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि हो और साथ में जो भी व्यापार किया जाता है वो सुलभता से हो, सरलता से हो, यही यानी इस संगठन का कार्य होता है। उनमें से कुछ आर्थिक संगठनों की जानकारी आगे तालिका में दी गई है। तो हम लोग देखेंगे कि यानी कौन कौन से संगठन जो है, यानी आर्थिक संगठन जो है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संसार के कुछ आर्थिक संगठन। तो उसमें पहला संगठन जो आता है उसका है नाम, अंतरराष्ट्रीय संगठन के नाम। उसमें पहला है विश्व व्यापार संगठन। तो इस विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या तथा बोध चिन्ह बताया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सदस्य देशों की संख्या 164 है और उसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड इस देश में स्थित है। अभी इनके कार्य और उद्देश्य देखेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना। यानी जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो उसके लिए मंच उपलब्ध कराना, यानी जो भी राष्ट्र है वो अपनी राय जो है वहां पे रख सकता है। उसके बाद है व्यापार से संबंधित मतभेद निपटाना। यानी जो भी मतभेद है या कंफ्यूजन है वो तो वो वहां पे निपटाया जाता है, यानी उसकी ये किया जाता है, सलाह दी जाती है उसके संदर्भ में। उसके बाद तीसरा है व्यापार की राष्ट्र की व्यापार नीति की देखरेख करना। यानी जो व्यापार नीति जो है तो उस पर देखरेख करना। और चौथा है विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। यानी जो भी विकासशील देश है, यानी जिनका विकास नहीं हुआ है, यानी वो विकास के मार्ग पर है, तो ऐसे देशों के लिए यानी तकनीकी सहायता और उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करके देना। तो ये व्यापार संगठन। उसके बाद है दूसरा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो इस प्रकार का वो मुख्यालय है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सेकंड है यूरोपियन संघ, जो कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 28। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में स्थित है। और इसका उद्देश्य और कार्य देखेंगे तो यहाँ पे इसका उद्देश्य है, इस संगठन ने यूरोप में विभिन्न देशों की एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित की है। तो देखो इस संगठन ने क्या किया है, अलग अलग देशों की एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित की है, यानी ये इसका कार्य हो गया है। उसके बाद इसका उद्देश्य यूरोप में वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र संचार करना है। यानी वस्तु, सेवा और पूंजी, इनका क्या है, स्वतंत्र संचार करना, ये उसका उद्देश्य है। उसके बाद सभी देशों ने वस्तुओं का लेन देन करते समय सभी वस्तुओं का कर रद्द किया है। यानी सभी देश मतलब कितने, टोटल 28 देश जो है, तो इन्होंने क्या किया है, यानी
जब आपसे लेन देन करते समय यानी जो भी वस्तुओं पर कर लगता है यानी टैक्स जो लगता है तो उसको पूरी तरह से वो लोग ने रद्द किया है। उसके बाद चौथा है सदस्य देशों के लिए यूरो मुद्रा निश्चित की गई है। जैसे कि हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इन देशों ने क्या किया है, यूरो इस मुद्रा को निश्चित किया है जो कि वो लोग आर्थिक व्यवहार करते समय उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है ओपेक। ओपेक इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या है 13 और इसका मुख्यालय है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया इस देश में स्थित है। तो अभी ओपेक इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का कार्य और उद्देश्य देखेंगे। तो पहला कार्य है खनिज तेल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखना, यानी जो वहां पे खनिज तेल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो उस पर नियंत्रण रखा जाता है। उसके बाद है सदस्य देशों के बीच तेल उत्पादन तथा उसकी कीमत नियंत्रित करना, यानी जो सदस्य देशों के बीच तेल उत्पादन और उसकी कीमत इनके बीच यानी इनकी जो कीमत रहती है उस पर नियंत्रण रखना, ये इसका कार्य है। तीसरा है तेल निर्यात में सुसूत्रता रखना। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है सार्क। सार्क इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या है 8। इसका मुख्यालय है काठमांडू, यानी जो कि नेपाल इस देश में स्थित है। उसके इस संगठन के हम लोग उद्देश्य और कार्य देखेंगे। तो पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया के देशों की समान समस्याएं समझते हुए उनके समाधान के लिए उपाय निकालना, यानी यहाँ पे दक्षिण एशिया में जितने भी देश है तो उनकी क्या समस्या है उनको समझना और साथ में उस पर समाधान यानी उस पर उपाय निकालना, इसके लिए वो कार्य करते हैं। उसके बाद है सदस्य देशों के बीच सामाजिक कल्याण जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रादेशिक सहयोग बढ़ाना। अभी यहाँ पे सामाजिक कल्याण यानी सदस्य देश यानी जो कि 8 देश है तो उनका सामाजिक कल्याण और साथ में उनका जीवन स्तर इसको ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पे प्रादेशिक सहयोग बढ़ाया जाता है, यानी हर प्रदेश में मदद की जाती है। तीसरा है दक्षिण एशिया की अशांति को दूर करना, यानी यहाँ पे जो भी अशांति यानी निर्माण करने वाले कोई भी चीजें रहेंगी तो उसको वो वहां से दूर करते हैं यानी उस पर उपाय निकालते हैं। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय संगठन सार्क के उद्देश्य और कार्य। अभी हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है आसियान। अभी ये आसियान इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में सदस्य देशों की संख्या है 10 और इसका मुख्यालय है जाकर्ता, जो कि इंडोनेशिया इस देश में स्थित है। अभी इसका उद्देश्य और कार्य आप देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास उसी प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाना। तो देखो यहाँ पे यानी एशियाई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास उसी प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाना, यानी ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा है प्रादेशिक शांति को प्रोत्साहित करना, यानी प्रादेशिक शांति जो है उसको बरकरार रखना या उसमें कुछ भी बाधा आने न देना। उसके बाद तीसरा है सदस्य देशों को व्यापार वृद्धि के लिए सहूलियत देना, यानी जो भी इसमें जो 10 सदस्य देश है तो उनको व्यापार वृद्धि के लिए सहूलियत यानी क्या
सहूलियत देना। उसके बाद आप देख सकते हैं आसियान का मुख्यालय जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ये इसकी इमारत आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है आपेक। तो ये आपेक इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में सदस्य देशों की संख्या है 21, जिसका मुख्यालय है सिंगापुर में। उसका कार्य और उद्देश्य देखेंगे। एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग करना, यानी यहाँ पे एशिया और प्रशांत महासागर, यहाँ पे मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। साथ में सदस्य देशों के प्रादेशिक तथा तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना। यहाँ पे सदस्य देश जो 21 है, तो उनको प्रादेशिक और तकनीकी विकास में प्रोत्साहन देना, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन आपेक इसका कार्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है ब्रिक्स। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 5। अभी यहाँ पे इसका जो चिन्ह है, यानी बौद्ध चिन्ह जो बनाया गया है, तो ये 5 देशों के यानी पहले जो अक्षर है तो उनको मिला के बनाया गया है। तो पहला जो है बी फॉर ब्राजील है, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इससे ये ब्रिक्स इस शब्द को बनाया गया है, यानी यही उनका बौद्ध चिन्ह है। तो अभी इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई में है, और जो कि चीन इस देश में स्थित है। उसका उद्देश्य और कार्य देखेंगे। संगठन के देशों की अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए निधि उपलब्ध कराना। तो आप लोग देख सकते हो कि जो भी यानी संगठन, यानी 5 संगठन देश जो है, तो इनकी वृद्धि के लिए निधि उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य है। उसके बाद है आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, यानी जो ये 5 देश जो है वो एक दूसरे से आर्थिक सहयोग देते हैं। उसके बाद तीसरा है आर्थिक सुरक्षा मजबूत कराना, यानी एक दूसरे की आर्थिक सुरक्षा जो है वो मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो ये हो गए अंतरराष्ट्रीय संगठन के नाम। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया था जो कि आप लोगों को इस साल यानी सिलेबस से उसको कट किया गया है, लेकिन आप लोगों को वो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो बताएंगे तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक ढोंडीबा नाम का यानी किसान है, और वो क्या करता है कि अपने खेत में मेहनत बहुत करता है और उच्च श्रेणी की सब्जियां भी खरीदता है, उसको यानी बाजार तक लेकर भी जाता है और उनको बेचता भी है। लेकिन उसका प्रोडक्ट यानी उसकी सब्जियां जो है वो उच्च श्रेणी की होने के बावजूद भी उसको जो दाम चाहिए वो नहीं मिल पाता, या कीमत नहीं मिल पाती उस यानी सब्जियों की। तो उसी का बेटा जो कि यानी महाविद्यालय में यानी कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वो एक दिन घर पे आता है और वो देखता है कि यानी उसके पापा जो है वो क्या कर रहे हैं, यानी ढोंडीबा जो है वो क्या कर रहा है, सब्जियों का उत्पादन तो ले रहा है, मार्केट में जाके बेच भी रहा है, लेकिन उसको जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो फिर उसके पुत्र ने क्या किया, ने उसके लड़के ने क्या किया, बेटे ने, कि सबसे पहले यानी सभी सब्जियों को उसने बहुत अच्छे से साफ किया, साफ करके उसको अच्छी तरह से पैक किया, और फिर बाद में उसने यानी शहर में जाके सुपरमार्केट जो रहता है, मॉल जो रहते हैं, वहां पे उनसे संपर्क किया और उसने अपने
यानी कृषि उत्पादन जो है, यानी जो सब्जियां जो उसने खरीदी थी, तो उस पर उन्होंने यानी वो सुपरमार्केट यानी मॉल जो है वहां पर यानी उस वस्तु के बारे में, अपने वस्तु के बारे में यानी सब्जियों के बारे में उसने वहां पे विज्ञापन किया। विज्ञापन करना यानी क्या, आप लोग देखते हो एडवर्टाइज करना, है ना। तो एडवर्टाइज किया उसने, वहां पे बताया। फिर यानी जो उसको मूल्य मिल रहा था, धोंडीबा को पहले जो मूल्य मिल रहा था यानी पैसे मिल रहे थे उसके सब्जी के बदले, तो उससे कई गुना ज्यादा उसको पैसे मिल गए। क्यों मिल गए धोंडीबा को? क्योंकि उसके बेटे ने क्या किया, उस सब्जी को, धोंडीबा पहले क्या करता था, डायरेक्ट सब्जी को खेत से निकाल के बाजार में जाके बेचता था। इसके लिए उसको दाम अच्छे से नहीं मिलते थे। लेकिन उसके बेटे ने क्या किया, उन सब्जियों को अच्छे से साफ किया पानी से, और फिर उसकी पैकिंग अच्छे से की, और उसको शहर में जाके सुपरमार्केट या मॉल जो रहते वहां पे अच्छे दामों में अपने यानी अपने प्रोडक्ट का अच्छा विज्ञापन करके वहां पे उसको बेचा, और उसी के कारण उसको अच्छे दाम मिल गए। तो ये हो गया मार्केटिंग के बारे में। तो इसको ही क्या कहते हैं, विपणन। तो अभी विपणन यानी क्या, जो कि अभी मैंने उदाहरण आप लोगों को बताए। तो देखो अभी यहाँ पे देख सकते हो, किसी वस्तु का उचित प्रकार से प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता है। यानी जो भी वस्तु आपके पास है, तो उसको आप लोगों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना आना चाहिए, यानी प्रस्तुतिकरण करना आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण होता है। वस्तु की कीमत, उसकी गुणवत्ता, श्रेणी, उसी प्रकार उपभोक्ता के समक्ष उस वस्तु को किस प्रकार रखा जाता है, यह महत्वपूर्ण है। तो देखो यानी जो वस्तु आप बेच रहे हो, उसकी कीमत, उसकी गुणवत्ता और उसकी श्रेणी, आप लोग इन तीनों चीजों को किस प्रकार से उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी कौन, ग्राहक, तो ग्राहक के सामने आप किस प्रकार से उस वस्तु को रख रहे हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो उस वस्तु को, तो ग्राहक जो है वो आपको जो आप बोल रहे हो वो कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस वस्तु में गुणवत्ता भी उसी प्रकार की होनी आवश्यक होती है। उसके बाद है औद्योगिक उत्पादन और कृषि माल पर प्रक्रिया पर उपभोक्ता की दृष्टि से स्तर में वृद्धि होती है। तो देखो औद्योगिक उत्पादन और कृषि माल पर प्रक्रिया कर उपभोक्ता की दृष्टि में स्तर में वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि आप लोग यानी उत्पादन ले रहे हो या कृषि माल पर जो भी प्रक्रिया कर रहे हो, तो यानी उपभोक्ता जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में आपके पास आ सकते हैं और आपकी वस्तु खरीद सकते हैं। यानी यहाँ पे उपभोक्ता यानी ग्राहक में वृद्धि हो सकती है, यानी आपके माल खरीदने के लिए लोग आ सकते हैं। इससे वस्तु की कीमत तो मिलती है, साथ ही ऐसी वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। और जैसे ही यानी ग्राहक बढ़ जाते हैं, तो आप लोगों को उस वस्तु की कीमत भी मिलती है और साथ में उस वस्तु की मांग भी बढ़ने लगती है। फिर उसी प्रकार से आप लोगों को क्या होता है, वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है। तो हम जो उपयोग में लाते हैं उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार उसके विज्ञापन का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाते हैं, यानी जैसे कि रोज के जीवन में, जिसमें आप लोग टूथपेस्ट ले सकते हो, या आप लोग साबुन ले सकते हो, डिटर्जेंट ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजों का आप लोगों ने ऐड देखा होगा, टीवी पे देख सकते हो, है ना। टीवी पर बहुत सारी चीजें यानी एक ही वस्तु रहती है, लेकिन अलग अलग कंपनियां जो है उसका यानी ऐड देती है, यानी उसका विज्ञापन देती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो विज्ञापन आपके मन को छूता है या आप लोगों को अच्छा लगता है, या कोई आप लोगों को उसके बारे में बताता है कि ये वस्तु सच में अच्छी है तो तुम यूज करो, तो आप लोग यानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उस वस्तु को खरीद लेते हो। प्रत्येक को उत्पादन संबंध में संपूर्ण जानकारी होती नहीं होती है, परंतु यदि कोई उपयोग करते दिखे, उसका आकर्षण विज्ञापन
आकर्षक विज्ञापन दिखे तो उत्पादन के विषय में पूछताछ करने पर या बाजार में देखने पर ऐसा ध्यान में आता है कि यह उत्पादन हमारे उपयोगी हो सकता है। तो देखो, यानी आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट लेते समय पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड रहेगा या कोई रिलेटिव्स रहेंगे तो वो उस उत्पादन का उपयोग कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हो, यानी तुरंत उस वस्तु को खरीदते हो। या कोई विज्ञापन आकर्षक लगे, यानी एडवर्टाइज जो रहती है वो भी आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो वो आप लोग उस वस्तु को खरीदते हो। यानी उसके बारे में आप लोग क्या करते हो, पूछताछ करने पर या बाजार में देखने पर ऐसा ध्यान में आता है कि यह वस्तु आपके लिए उपयोगी है। या आप लोग क्या करते हो, किसी और को पूछ लेते हो उस वस्तु के बारे में। या मार्केट में जाते हो, मेडिकल स्टोर में जाते हो तो आप लोग मेडिकल वाले से पूछते हो कि यानी ये प्रोडक्ट कैसा है, तो वो बताता है कि अच्छा है, तो फिर आप लोग उस वस्तु को खरीदते हो। यानी किसी के कहने पर ही आप लोग क्या करते हो, उस वस्तु को लेते हो या एडवर्टाइज देखकर आप लोग आकर्षित हो जाते हो और फिर आप लोग उस वस्तु को खरीदते हो। आप लोगों को लगता है कि वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, तब हम वह बाजार से खरीदते हैं और तभी उस वस्तु को हम लोग खरीद कर लाते हैं। ये सभी कार्य विपणन की क्रिया से संभव होता है। उचित विपणन से ही व्यापार में वृद्धि होती है। तो देखो, यानी ये जो कार्य रहता है इसको ही विपणन यानी मार्केटिंग कहा जाता है और यह उचित विपणन से ही व्यापार में वृद्धि होती है। अगर विपणन की क्रिया अच्छी हो या उचित हो, यानी जिसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, यानी गुणवत्ता, यानी जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसकी गुणवत्ता में यानी कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग विपणन का महत्व। अभी विपणन का महत्व, उसमें देखिए, आधुनिक औद्योगिक समाज रचना, वैश्वीकरण, उत्पादन के लिए विकल्प तथा यह समान व्यापार संरचना है। तो आधुनिक औद्योगिक समाज रचना, वैश्वीकरण, उत्पादन के अनेक विकल्प तथा उपलब्धता यह वर्तमान व्यापार की संरचना है। यानी अभी का जो वर्तमान व्यापार जो है, तो इसके लिए ये सारी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है। इस पार्श्वभूमि पर व्यापार की विपणन व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। विपणन के अनुशासनबद्ध पद्धति से व्यापार में वृद्धि होती है। यानी विपणन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विपणन यानी कोई भी व्यापार करते समय यानी अनुशासन होना आवश्यक होता है, तभी यानी व्यापार में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद देख सकते हैं, एक ही समय में उत्पादन को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है। उत्पादन को अधिक से अधिक उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। उत्पादन का विक्रय मूल्य भी बढ़ता है। आज विपणन यह व्यापार व्यवस्था का एक युग मुख्य आधार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग, एक ही समय में उत्पादन को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है। यानी एक ही समय में, यानी जितनी अधिक मांग रहेगी यानी उतना यानी उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए एक ही समय में अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करके उसको वितरित किया जाता है। उत्पादन को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। यानी जितनी अधिक डिमांड रहेगी, मांग रहेगी, यानी उसका उतना उत्पादन लेके ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक यानी ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। उत्पादन का विक्रय मूल्य भी बढ़ता है। यानी जो उत्पादन किया जा रहा है उसका विक्रय मूल्य यानी क्या, बेचने का दाम, जो आप लोग ने प्राइस जो लगाई है पहले, तो उस प्राइस में आप लोग बढ़ोतरी कर सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट में गुणवत्ता होती है तो।
तो तब जाके आप लोग यानी उसका मूल्य बढ़ा के आप लोग उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। आज के युग में विपणन यह व्यापार व्यवस्था का एक मुख्य आधार है। यानी आज के युग में विपणन यानी क्या, एडवर्टाइज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार के लिए माना जाता है। क्योंकि कोई भी आप लोग देखते हो, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी एडवर्टाइज आती है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर ही खरीदते हैं, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता है बिना एडवर्टाइज देखे हुए। इसके लिए विपणन जो है वो व्यापार व्यवस्था में एक मुख्य आधार बन चुका है। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता में आवश्यकता की भावना निर्माण की जाती है। यानी विज्ञापन के द्वारा ही उपभोक्ता यानी ग्राहक जो है तो उसके मन में आवश्यक हो जाती है। देखो हम लोग भी देखते हैं, बहुत अलग एडवर्टाइज देखते हैं तो हमको लगता है कि उस वस्तु को खरीदना चाहिए, हमारे लिए वो जरूरी है। तो उस तरह से विज्ञापन के द्वारा लोग यानी ग्राहकों के मन में वो भावना निर्माण हो जाती है। अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचना, उत्पादन की ओर उपभोक्ता को आकर्षित करना और उपभोक्ता को वस्तु की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, यह विपणन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखो यानी यहाँ पे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचना यानी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना, साथ में उत्पादन की और उपभोक्ता को आकर्षित करना। यानी उत्पादन की ओर यानी जो आप लोगों ने प्रोडक्ट किया है उसका बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करना, तो ग्राहक प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हो और उपभोक्ता उस यानी वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो या पूरी मन से वस्तु को खरीदे। और उद्देश्य रहता है जो किया जाता है उसका यही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उसके बाद देख सकते हैं आप उत्पादन से उपभोक्ता तक वस्तु के पहुंचने तक प्रवाह तैयार होता है। यहाँ पे ये प्रवाह आप लोगों को दिख चार्ट में। तो इस प्रवाह के व्यावसायिक कार्यों को एकत्र रूप से विपणन कहा जाता है। यानी उत्पादक को उपभोक्ता तक यानी जो उत्पादन की वस्तु है उसको उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए यानी एक प्रवाह के तौर पर यानी तैयार किया जाता है। और इसको ही क्या कहा जाता है, विपणन कहा जाता है। व्यावसायिक कार्य में वस्तु का मूल्य, विक्रय, वृद्धि, विज्ञापन और वितरण यह विपणन के प्रमुख घटक हैं। तो इसमें पहले तो आता है वस्तु का मूल्य, यानी जो वस्तु बनाई गई है उसका मूल्य, विक्रय वृद्धि यानी वस्तु की मात्रा में यानी उसका ये हो रहा है विक्रय हो रहा है, और साथ में विज्ञापन और उसके बाद है वितरण, यानी ये इसके प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यानी कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उस वस्तु में कौन कौन से आवश्यक है। तो पहला तो है वस्तु, तो उस वस्तु का उत्पादन होना आवश्यक है। उसका वर्गीकरण यानी जैसे कि बहुत नंबर 1 क्वालिटी रहेगी तो वो यानी उच्च गुणवत्ता वाली, फिर उसके बाद सेकंड लेवल का, फिर थर्ड लेवल का, यानी ऐसे अलग अलग स्टेज के यानी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। फिर यानी वर्गीकरण किया जाता है, फिर उसका मुद्रांकन यानी उसकी कीमत, तो उसका यानी मुद्रांकन किया जाता है। फिर वहां पे यानी आप लोग पर लेबल लगाएंगे प्रोडक्ट को, जो भी लेबल यानी नाम लगाओगे वो, और उसके बाद आ जाता है पैकिंग, यानी ये पैकिंग भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये 5 चीजें जो है वो कोई भी वस्तु आप जब मार्केट में
यानी बेचने के लिए निकालते हो या उसका विपणन या उसका एडवर्टाइजिंग करते हो, तो ये पांचों चीजें जो है वो होनी आवश्यक होती है। फिर उसके बाद उसकी प्राइस और फिर विक्रय वृद्धि दिया जाता। आप लोग देखते हो कि यहाँ पे जैसे यानी वहां पे उन्होंने वस्तु दिखा था, तो उसी प्रकार से चावल का उदाहरण उन्होंने बताया है। तो चावल है यहाँ पे, तो वस्तु है चावल। तो चावल में देखो बासमती उत्पादन किया गया है, यानी बासमती चावल का उत्पादन किया है। उसमें वर्गीकरण है अखंडित, यानी जो पूरी तरह से अखंडित चावल रहता है, पूरा ऐसे लंबा रहता है वो चावल। उसके बाद दूसरा है दो टुकड़ा यानी दुबार आदि, यानी जो टुकड़ा चावल रहता है वो बासमती का ही प्रकार रहता है। तो ये वर्गीकरण हो गया। उसके बाद है तीसरा मुद्रांकन, यानी देखो यहाँ पे कंपनी का नाम, चिन्ह और नंबर, तो ये आएगा। चौथा है उत्पादन का स्तर, वर्णन, जांच के अनुसार मूल्य और विज्ञापन। कौन है उसका वर्णन करना है, साथ में जांच के अनुसार, यानी आपके प्रोडक्ट की जांच हो गई है वो आएगा, फिर मूल्य आएगा और फिर उसका विज्ञापन आएगा, ये लेबल में आएगा। और फिर उसके बाद है पैकिंग, आकर्षक पैकिंग, यानी आप लोग जो चावल यानी बेचने के लिए पैकिंग कर रहे हो, तो वो पैकिंग जो है वो बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए। तो ये हो गया विपणन के संदर्भ। उसके बाद देखो आप लोग देख सकते हो विपणन व्यवस्था पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे विपणन व्यवस्था पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों का बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी और संचार तंत्रज्ञान और संचार साधनों का बहुत प्रभाव पड़ता है विपणन व्यवस्था पर। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण विश्व एक बड़ा केंद्र बन गए। अंतरजाल के द्वारा विश्व के विविध देशों के उत्पादन की जानकारी प्राप्त होती है। इससे उपभोक्ता के पास विकल्प होते हैं। उपभोक्ता अंतरजाल की सुविधा के कारण ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग जैसे साधन उपयोग में लाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विपणन व्यवस्था पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों और साथ में अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए यानी प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण पूरा विश्व एक बड़ा बाजार केंद्र बन गया। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि आप लोग शॉपिंग करते हो, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है। तो ये पूरे विश्व यानी पूरा विश्व जो है एक बड़ा मार्केट बन गया है या बाजार केंद्र बन गया है कि आप लोग कहीं से भी कोई भी वस्तु आप लोग ऑनलाइन खरीदी कर सकते हो या खरीद सकते हो। अंतरजाल के द्वारा विश्व के विविध देशों के उत्पादन की जानकारी प्राप्त होती है। यानी अंतरजाल यानी क्या, इंटरनेट, है ना। तो इंटरनेट के द्वारा आप लोगों को विविध देशों के उत्पादन की जानकारी होती है, यानी कौन से देश में कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो ये आप लोग और जो उपभोक्ता जो बहुत सारे ऑप्शन उस उपभोक्ता को मिल रहे हैं, यानी वो अपने देश का प्रोडक्ट न खरीद कर वो बाहर से भी वस्तु को मांग सकता है। तो ग्राहक यानी जिसकी वस्तु खरीदना चाहता है वो खरीद सकते हैं। उपभोक्ता की सुविधा के कारण ऑनलाइन ट्रेडिंग,
साधन उपयोग में लाता है। तो आप देख सकते हैं कि यानी ये इंटरनेट के द्वारा ही क्या किया जाता है, अलग अलग यानी शॉपिंग जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, अभी के घर में बहुत ऑनलाइन, अभी ये लॉकडाउन में बहुत लोगों ने ऑनलाइन ही शॉपिंग की थी। विकल्प हो गया आपके पास कि आप लोग मार्केट में जाके खरीदी कर सकते हो या आप लोग ऑनलाइन बैठे भी। उसके बाद है उत्पादन का विज्ञापन करते समय झूठ फंसाने वाले अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण विधानों का उपयोग कर ग्राहकों को फंसाना, अन्य वस्तुओं के दोष बताना आदि के कारण कई बार विज्ञापन की विश्वसनीयता खो देते हैं। तो देखो बहुत बार क्या हो जाता है, उत्पादन का विज्ञापन करते समय झूठ फंसाने वाले अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण विधानों का उपयोग कर ग्राहकों को फंसाया जाता है। तो आप लोग टीवी पर देखते हो बहुत एडवर्टाइज रहती है, तो उसमें बहुत सारे उत्पादन जो रहते हैं जितना वो बताते हैं अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता उतनी वो होती नहीं है। यानी इस तरह से वो क्या करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, उनको उनसे झूठ बोलते हैं या अपने प्रोडक्ट का बहुत यानी प्रोडक्ट के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर यानी विधानों का उपयोग करके वो ग्राहकों को फंसाने का कार्य करते हैं और अपने वस्तुओं के अंदर जो भी दोष है तो उसको वो बताते नहीं है, बल्कि उत्पादन का विज्ञान करते समय झूठ फंसाने वाले अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण विधानों का उपयोग कर ग्राहकों को फंसाना, अन्य वस्तुओं के दोष बताना आदि के कारण कई बार विज्ञापन की विश्वसनीयता खो देते हैं। उसके बाद अतः विज्ञापन दिखाते समय योग्य नीतियों का पालन करना आवश्यक है। उपभोक्ता को ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए, इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है। यानी जब भी आप लोग कोई विज्ञापन देखकर फंस जाते हो या वो प्रोडक्ट खरीद करते हो और फिर उस प्रोडक्ट में कुछ यानी गलतियां निकलती है तो आप लोग यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून जो बनाया है वहां पे आप लोग उसके बारे में आपकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। अपनी आवश्यकता ध्यान में रखकर उचित मूल्य में वस्तु की खरीदने की वृत्ति उपभोक्ता में होनी आवश्यक है। यानी जो आपकी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते ही उपभोक्ता को क्या करना चाहिए, वस्तु को खरीदना चाहिए। हाँ, अभी किसी को डाउट? हेलो हेलो तो बच्चों ये लेसन आप लोगों का व्यापार लेसन जो है ये यहाँ पे खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का 10वां लेसन जो है नगरीकरण वो स्टार्ट करेंगे। अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग लिख सकते हैं।